सारा संसार एक मुनस्यार, क्योंकि अगर आपको पूरे संसार की अगर खूबसूरती अगर कहीं देखनी है तो वो आपको मुनस्यारी में मिलेगी। नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रैवल टेल्स में आपका स्वागत है। ये है जोहार घाटी का नगीना मुनस्यारी, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और पंचाचूली के पल पल बदलते नज़ारों के लिए मशहूर है। हम यहाँ कल शाम पहुँचे थे और मुनस्यारी में ये हमारी पहली सुबह है। आसमान में बादलों के बावजूद पंचाचूली का जो मंजर हमें आज देखने को मिला है वो यादगार है। मौसम विभाग ने आज बारिश या बर्फ की फोरकास्ट की है, लेकिन सुबह कुछ देर के लिए जब मुनस्यारी पर तिरछी धूप पड़ी तो ऐसा लगा जैसे हम सपनों की दुनिया में आ गए हों। हम पहाड़ के रास्ते मुनस्यारी के बाजार के लिए उतरने लगे तो सुरीली प्रार्थना के स्वर हमें यहाँ खींच लाए। ये मुनस्यारी का राजकीय इंटर कॉलेज है। इस खूबसूरत इमारत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कॉलेज कम से कम 60-70 साल पुराना है। मनुष्य की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, वो है संसार में सबका परमात्मा। मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। उत्तराखंड की इस सीमांत घाटी में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। भारत चीन युद्ध ने इन लोगों के व्यवसाय को तबाह कर दिया था, लेकिन जल्द ही ये लोग दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए। हिमालयी क्षेत्र में रहने वाली भोटिया जनजाति की कई उपजातियां हैं। तो यहाँ बेसिकली जो है दो जनजातियाँ रहती हैं। एक को हम जो है सौका कहते हैं और दूसरे को जो है बरपटिया या जेस्ट्रा कहते हैं। जो सौका जनजाति है वो बेसिकली जो है माइग्रेटेड जो है जनजाति जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके पूर्व में जो व्यवसाय का मुख्य जो साधन रहा है वो ट्रेड रहा है, व्यापार रहा है। व्यापार करते और व्यापार का जो मुख्य काम था उसमें हम वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे, अर्थात वस्तु के बदले जो है वस्तु हम लेते थे। और ये व्यापार हमारा चला 1962 तक चला। 1962 के बाद जो भारत चीन युद्ध हुआ उसके बाद जो है ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, ये जो व्यापार था, जो कि जो है सौकाओं का मुख्य जो है व्यवसाय था जिनसे उनकी जीवन निर्वाह होती थी, वो जो है कहीं ना कहीं जो है चौपट हो गया। उसके बाद विकल्प के रूप में फिर जिस साधन को उसने पकड़ा वो एजुकेशन था, और इसी एजुकेशन के बल पर आप देखेंगे कि आज जो है सौका समाज के व्यक्ति जो है बड़े बड़े पदों पर जो है आज वर्तमान समय में कार्यरत हैं। अगर आपका व्यापार जो है ख़त्म हो गया तो आपने एक विकल्प खोजा और उस विकल्प के तहत आज हम जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कॉलेज से लगभग आधा किलोमीटर नीचे यहाँ का बाजार है। तो आइए अब आपको मुनस्यारी का मार्केट दिखाते हैं। ये मुनस्यारी का बस स्टैंड है और यहीं से बाजार शुरू होता है। यहाँ के लिए पिथौरागढ़ और दिल्ली से उत्तराखंड परिवहन निगम की नियमित बस सेवा है। और लीजिए, हमें एक लोकल बारात देखने को मिल गई है। मौसम अचानक खराब हो गया है, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, इसलिए कुछ देर के लिए वापस अपने होटल चलते हैं और बारिश थमने पर आपको दिखाएंगे यहाँ का अनोखा ट्राइबल म्यूजियम और उसके बाद दर्शन करेंगे मां नंदा देवी के। हम कुमाऊं मंडल विकास निगम की इस प्रॉपर्टी में रुके हैं। ब्रेकफास्ट के साथ इस कमरे का किराया है 2500 रुपए। अभी पंचाचूली बादलों से ढका है,
लेकिन जब आसमान साफ होता है तब यहाँ से ऐसा व्यू दिखाई देता है। मुनस्यारी जितना सुंदर है उतना ही एडवेंचरस है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। टनकपुर यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, लेकिन अधिक सुविधाजनक है काठगोदाम, जो यहाँ से 280 किलोमीटर दूर है। इतना लंबा पहाड़ी सफ़र बहुत थकाऊ होता है, इसलिए हम रास्ते में एक रात चौकोड़ी रुक गए थे। आप चाहें तो कौसानी भी रुक सकते हैं। इन दोनों ही जगहों से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हिमालय के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं और यहाँ होटल्स और होम स्टेज की कोई कमी नहीं है। चौकोड़ी से मुनस्यारी लगभग 100 किलोमीटर रह जाता है। नाचनी के बाद आप 3 बड़े लैंडस्लाइड जोन से होकर गुजरते हैं। सड़क कुछ देर रामगंगा नदी के किनारे किनारे चलती है और फिर शुरू होता है तीखी चढ़ाई का लंबा सिलसिला। धीरे धीरे पर्वतों का आकार बढ़ता चला जाता है और जगह जगह ग्लेशियर से निकले झरने दिखाई देते हैं। मुनस्यारी से कोई 35 किलोमीटर पहले बिर्थी गांव आता है, जो बिर्थी फॉल के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको बड़े बड़े बोल्डर्स दिखाई देंगे। कई साल पहले इस झरने के ऊपर एक ग्लेशियर लेक टूटने के कारण पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर यहां फैल गया था। टूटे ग्लेशियर की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, इसलिए लोग खेती के लिए यहां आने लगे और इस तरह धीरे धीरे यहां बिर्थी गांव बस गया। बिर्थी फॉल तक जाने के लिए मोटर रोड से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। हमने अपनी गाड़ी KMVN के बिर्थी रेस्ट हाउस के सामने पार्क की है, जहां से झरने के लिए एक शॉर्टकट जाता है। यदि आप लंच टाइम पर यहां पहुंचते हैं तो पहले रेस्ट हाउस में खाना ऑर्डर कर दीजिए और उसके बाद बिर्थी फॉल जाइए। इस तरह आपका बहुत सा समय बच जाता है। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने की गिनती उत्तराखंड के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में होती है। जुलाई से सितंबर के बीच इससे लगी पहाड़ियों का रंग एकदम हरा हो जाता है। उन दिनों इस झरने में इतना पानी होता है कि ये किसी विशाल नदी सा दिखाई देता है। बिर्थी से आगे सड़क बहुत संकरी और डरावनी हो जाती है। इस सड़क के किनारे आपको कई छोटे छोटे मेमोरियल नजर आएंगे। ये उन लोगों की स्मृति में बने हैं जो अपनी गाड़ी के साथ इन गहरी खाइयों में हमेशा के लिए समा चुके हैं। हैरानी की बात है कि उत्तराखंड बनने के इतने साल बाद भी ये सड़क चौड़ी नहीं हो पाई है। यदि आपको पहाड़ पर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी अनुभवी ड्राइवर को साथ रखने में ही भलाई है। हमारे साथ हैं दीगर सिंह, जो इन्हीं पहाड़ों से हैं। ऐसे रास्तों पर ड्राइविंग करने का इनका अच्छा खासा अनुभव है और यदि आप किसी एजेंसी के बजाय सीधे इनसे टैक्सी बुक करेंगे तो ये काफ़ी किफ़ायती सौदा होगा। दीगर सिंह का मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिर्थी के लगभग 18 किलोमीटर बाद कालामुनी टॉप आता है। यहाँ माँ काली का सिद्ध मंदिर है। ये अपर और लोअर जोहार वैली का मीटिंग पॉइंट है। नौलड़ा से लेकर कालामुनी तक इसे तल्ला जोहार कहा जाता है और कालामुनी से लेकर अगर आप इधर ऊपर को चलाएंगे मिलम जोहार की तरफ तो ये जो है अपर जोहार वैली है। और इसका एक अन्य हिस्सा है जिसे गोरीफाट कहा जाता है। जैसे आपके उधर गांव हैं रिंगू चुलकोट हैं जोसा है, या फिर उधर को आप देखेंगे तो ढूनामानी उछैंती, ये सब जो है गोरीफाट के हिस्से हैं। 9500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी से पहली बार पंचाचूली का दृश्य दिखाई देना शुरू होता है। यहाँ आकर चढ़ाई समाप्त होती है और सड़क समतल हो जाती है, लेकिन ये संकरी और घुमावदार बनी रहती है। इस सड़क से काफी देर तक पंचाचूली पर्वत ठीक सामने दिखाई देते हैं। पंचाचूली 18,000 फीट से ऊंची 5 हिमालयी चोटियों का समूह है। शौका जनजाति का ये चहेता पर्वत उनके लोकगीतों में दरमान्योली के नाम से पुकारा जाता है। मुनस्यारी से लगभग 7 किलोमीटर पहले आपको सड़क से ही खलिया टॉप द्वार दिखाई देता है। खलिया टॉप के लिए यहीं से एक पैदल रास्ता ऊपर की ओर जाता है। यदि आप ज्यादा पैदल नहीं चल सकते तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट से कुछ नीचे छोटे छोटे बुग्याल हैं और यहां से भी
हिमालय के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। कल जब हम मुनस्यारी पहुंचे तो आसमान साफ था, लेकिन शाम होते होते बादल आ गए। सूर्यास्त के समय कुछ देर के लिए आसमान खुला तो हमें ऐसा मंजर दिखाई दिया। तो बारिश थम चुकी है और अब आपको लेकर चलते हैं नानासेम गांव, जहां हम देखेंगे एक अनोखा ट्राइबल म्यूजियम। इसी रूट पर नंदा देवी मंदिर भी है, लेकिन वहां हम लौटते समय जाएंगे। बस स्टैंड से नानासेम गांव की दूरी है लगभग 2.5 किलोमीटर। इस रास्ते पर आपको जंगलों के बीच कुछ छोटे छोटे और बेहद सुंदर गांव दिखाई देते हैं। तो ये रहा ट्राइबल म्यूजियम। इस इमारत में नक्काशीदार चौखट वाले दरवाजे और खिड़कियां लगी हैं। इनमें पारंपरिक पहनावे के साथ शौका लोगों के कलात्मक चित्र बने हैं। कुछ ही देर पहले रेंगवाल जी ने हमें इस बारे में बताया था। हमारा जो लोकल परिवेश है ना, चाहे आप ज्येष्ठा बरपटियाओं की कहो चाहे शाखाओं की कहो, तो हम क्या पहनते हैं, नीचे हमारा एक घाघरा होता है और घाघरे के ऊपर जो है हम जो है फिर बहुत सारे हमारे अन्न भी है, जैसे अंगरी कहते हैं हम उसको। इस पर एक टोपी होता है, खोपी जिसको हम कहते हैं। और जैसे अगर आप पुरुषों की बात कहते हैं तो जो बखुल पहनते हैं, एक बड़ा लंबा सा कोट होता है जो प्योरली पहले जो है ऊन का बना हुआ था, तो इसे हम बखुल कहते हैं। ये संग्रहालय शौका जनजाति के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बनवाया था। ये म्यूजियम जो है डॉक्टर शेर सिंह पांगती जो है ना, उनका अपना पर्सनल है। तो यहाँ पे जो पुरानी जो कल्चर है, जो पुरानी जो वेशभूषा है, उसको कायम रखने के लिए इसका निर्माण किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी समझे उस चीज़ों को कैसा था, क्या था। डॉक्टर शेर सिंह पांगती एक शिक्षक थे। उन्होंने इस घाटी के कई सीमांत गांवों में अध्यापन का कार्य किया। 1980 के आसपास उन्हें जोहार की इस धरोहर को संजोने का विचार आया और उसके बाद उन्होंने 20 वर्षों तक शौका जनजाति के जीवन से जुड़ी चीजों को इकट्ठा करने के लिए मीलों लंबी पैदल यात्राएं की। 2009 में उन्हें इसके लिए कुछ सरकारी सहायता मिलनी शुरू हुई, लेकिन इस संग्रहालय को बनाने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। म्यूजियम के पास ही एक दुकान है जहां से आप यहां के स्थानीय उत्पाद खरीद सकते हैं। ये ऑर्गेनिक राजमा है। इसकी खासियत ऑर्गेनिक है, 2 विसिल में पक जाता है राजमा। ये इसलिए मैं बोला इसका फोटो लेके जाइए आप। कितने रुपए किलो है ये? अभी ग्रेडिंग करने के बाद ये जो है आपको 350 से 400 रुपए किलो मिलता है। इसे चलाते हैं अनिल। हमारे कहने पर वो हमें अपनी बुआ के घर ले जाने के लिए राजी हो गए हैं। मेरा नाम अनिल हपवाल है। हम लोग बुआ के यहाँ आए हैं। जो यहाँ जो रैबिट का अंगूरा जो टोपी एंड अंगूरा जो स्वेटर बनता है, इस रैबिट का बनता है। इस रैबिट का जो ऊन होता है 3 से 4 महीने में इसको निकाला जाता है। हर 3 से 4 महीने में इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको थ्रेडिंग किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर से इसको जो है एक बार धो के इसको जो है फिर वो करते हैं, मतलब चरखे उसमें उसको जो है थ्रेड बनाया जाता है। देखिए ये सिंगल लेयर है, देखिए ये ऊन है। हाँ। ये सिंगल लेयर बन रहा है। हाँ। फिर 3-4 लेयर को एक साथ फिर से उसको रोल किया जाता है। हाँ। फिर एक मोटा वाला लेयर बनता है। थ्रेड बनाने के बाद जो भी उस हमको जैसे टोपी बनाना है, टोपी या स्वेटर बनाना है, तो स्वेटर वगैरह मैनुअली तैयार करते हैं। ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरी पूरा घर पुदीने की खुशबू से महक रहा है। ये भांग के बीजों की चटनी है, जिसे घी लगी मंडवे की रोटी के साथ खाने का अलग ही मजा है। घर के बाहर पत्थर चटा के पौधे खुद ब खुद उगाए हैं। कहते हैं कि इसकी सूखी जड़ के टुकड़े चबाने से शुगर और पथरी के मरीजों को बहुत फायदा मिलता है। ये बिच्छू घास है। आपने नेटल लीफ टी के बारे में सुना होगा, वो इसी से बनाई जाती है। ये कंबल है, ये कंबल बन रहा है। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ देख सकते हैं आप लोग। आधा भी स्टार्ट किया है। ऊन है ये? हाँ, ऊन का। जोहर घाटी की ये कला अब विलुप्ति की कगार पर है। यदि इसके लिए कुछ गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में ये करघे हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। अब हम नंदा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। हमने सोचा था कि लौटने तक 1-2 घंटे में शायद आसमान खुल जाए, क्योंकि इस बुग्याल नुमा मैदान से पहाड़ों और घाटियों का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। लेकिन हिमालय
अभी भी बादलों से ढका है। उत्तराखंड के लगभग सभी गांवों की कहानी एक सी है। जोहार घाटी के गांव भी लगभग खाली हो चुके हैं। पलायन रोकने के लिए किसी के पास ठोस रणनीति नहीं है। ऐसे में इस वैभवशाली संस्कृति का भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अगर अपने संस्कृति से जोड़े रखें तो ये हमारी सफलता भी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी जो है भोटिया या फिर ज्येष्ठा बरपटिया समाज के लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति के जोड़ों को जो है पकड़े रखा। यही हमारी खूबसूरती भी सर। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारे घर, हमारे आवास, हमारे खेत खलिहान, हमारा पर्यावरण, यही हमारी खूबसूरती भी है। तो ये थी आज की कथा। अगली बार एक और यात्रा कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।